Hello students, I welcome you all to this exciting journey of CA Intermediate for paper number 5 Advanced Accounting। जी हाँ बच्चों, मेरा नाम नीरज जैन है और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिस पे आपको बड़ा मजा आने वाला है और ये है एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। अक्सर मुझसे बच्चे एक सवाल पूछते हैं कि सर ग्रुप 1 में हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग पढ़ लिया है और अब ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, तो क्योंकि यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग टाइटल है तो क्या वाकई में बहुत टफ होने वाला है? मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं जी नहीं, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। इनफैक्ट ये जो सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग का, ये आपको अकाउंटिंग से भी आसान लगने वाला है। पहली बात तो इसमें जो सिलेबस है वो बड़ा कम है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज्यादा है, बट वैसे अगर आप चैप्टर्स देखेंगे तो चैप्टर्स काफी कम मिलेंगे आपको। अकाउंटिंग में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एडवांस अकाउंटिंग में इतने सारे चैप्टर्स नहीं है। थोड़ा एएस का जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे ज्यादा है, बट इट इज अ शॉर्टर सब्जेक्ट एज कंपेयर टू अकाउंटिंग। यानी कि जो हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे वो एडवांस अकाउंटिंग में कम होंगे। अकाउंटिंग में काफी ज्यादा लेक्चर्स होते हैं, काफी सारे भारी भरकम कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बातें होती हैं बेसिकली। बट जो एडवांस अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है इट इज बेसिकली डीलिंग विद द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो बच्चों बहुत सारी बातें नहीं करूंगा आज, वैसे भी हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है। आज के दिन हम बेसिकली समझेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, हमें किस तरह से पढ़ाई करनी होगी, एग्जाम में क्या क्या एक्सपेक्टेड वेटेज रह सकता है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है। ये सब बातें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई आपको चैप्टर शुरू नहीं कराने वाला हूं आज की क्लास में, बस हम एक स्ट्रैटेजी फ्रेम करेंगे कि आने वाले कुछ लेक्चर्स में या आने वाले कुछ महीने हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है सब्जेक्ट के लिए, और टारगेट करना है एटलीस्ट 85 मार्क्स। जी हाँ बच्चों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, 85 मार्क्स आप इस सब्जेक्ट में इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करें और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करें। रटना नहीं है कुछ भी, ये बात मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूं कि ना तो अकाउंटिंग में ना एडवांस अकाउंटिंग में किसी भी सब्जेक्ट में आपको रटने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कुछ बच्चों को काफी डर लगता है अकाउंटेंसी से, बट बिलीव मी ये जो सब्जेक्ट है इतना टफ नहीं है। अगर आप इसमें समझकर पढ़ाई करेंगे, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करेंगे, डेली बेसिस पर कुछ डिवोटेड आवर्स अपने फिक्स करेंगे ओनली फॉर अकाउंटिंग, आई एम वेरी मच श्योर कि जो सब्जेक्ट है आपको सबसे आसान लगेगा। एंड ऐसा ही है। इनफैक्ट जितने भी स्कोरर्स होते हैं, जो टॉप स्कोरर्स हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे उनको मजा किस में आता है, मैक्सिमम बच्चे आपको बोलेंगे हमको अकाउंटेंसी पढ़ने में काफी मजा आता है। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ में स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। अपनी कॉपीज आप निकाल लेंगे और मेरे साथ में आज आप काफी सारी बातें लिखने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिकली सिलेबस का यहाँ पे इंट्रो दे रहा हूं, साथ में आपको वेटेज बताने वाला हूं कि एग्जाम में इसका एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रहता है चैप्टर वाइज, ठीक है, एंड डिफिकल्टी लेवल क्या है साथ में अपन वो भी डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से हेडिंग डालिए, सीए इंटरमीडिएट पेपर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग। बच्चों ग्रुप 2 का पहला पेपर, पेपर नंबर 5 है एडवांस्ड अकाउंटिंग का। फटाफट से हेडिंग लिखेंगे, सीए इंटरमीडिएट पेपर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, और हम धीरे धीरे करके इसके जो कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे जो कंटेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए जरा, मैंने यहां पे पूरा का पूरा एक टेबल प्रिपेयर किया हुआ है, द टेबल ऑफ चैप्टर्स दैट आर गोइंग टू बी टेस्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। सबसे पहला जो आप देख सकते हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड देयर आर a big variety, a wide variety of the accounting standards that are going to be tested। आप देखिए यहाँ पे लाइन लगी पड़ी है, AS4, AS5, AS7, AS9, AS14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29। There are many accounting standards। यानी अगर हम कंपेयर करें इसको अकाउंटिंग के पेपर से तो आई थिंक मोर देन ट्वाइस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे टेस्ट करे जा रहे हैं। बस इसी का वॉल्यूम ज्यादा है, बाकी अगर आप चैप्टर्स देखेंगे तो चैप्टर्स बहुत कम है। देखिए इतने से चैप्टर्स हैं बस, बट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है। ऑल्दो यहाँ पे जो वेटेज है वो उतना ही जो है
उतना ही है जो अकाउंटिंग में था। यानी कि अकाउंटिंग के पेपर में भी 20 से 25 नंबर के जो एएस है वो पूछे जाते हैं, वैसे यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग में भी 20 से 25 नंबर के एएस के क्वेश्चंस आएंगे। बट अगेन आपको उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं जरा कौन कौन से एएस हैं। AS4 है कॉन्टिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो जितने भी बैलेंस शीट डेट के बाद में इवेंट्स होते हैं उनको किस तरह से रिपोर्ट किया जाना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनके लिए क्या डिस्क्लोजर्स देने चाहिए, ये सब कुछ बातें हैं जो हम AS4 में पढ़ने वाले हैं। AS5 में लिखा है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो बच्चों इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग ये समझेंगे कि हाउ टू प्रेजेंट अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाउ टू राइट डाउन द एक्सपेंसेस, हाउ टू राइट डाउन द इनकम्स और एक्सपेंस को आपको स्पेसिफिकली कैसी कैसी हेडिंग्स में क्लासिफाई करना चाहिए, क्या सभी खर्चों को मर्ज करके लिखना चाहिए, उनको इंडिविजुअली रिपोर्ट करना चाहिए। अगर अकाउंटिंग करते समय हमें पिछले ईयर्स में कुछ एरर्स हमने कमिट करे थे और वो एरर्स हमें आज मालूम चलते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन हमें कैसे करना चाहिए। अगर हम कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो वो सब काम कैसे किया जाएगा, ये हम कहां पढ़ने वाले हैं, इन AS5। AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। बेसिकली ये जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का AS है, इट इज एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर्स। For example, you are a contractor who is engaged in the development of buildings, in the construction of buildings or the construction of shopping malls, complexes। आप कुछ भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क में डील कर रहे हैं तो आप अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये बात हम कहां सीखेंगे, इन द टॉपिक ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बेसिकली आपको ये सिखाता है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रेवेन्यू है वो किस तरह से रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसका क्या बेसिस होना चाहिए। सर्विस सेक्टर अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेगा, जो गुड्स को सेल करते हैं वो अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये सब बातें हम कुछ AS9 के अंदर समझते हैं। AS14 अ वेरी टिपिकल एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग फॉर एमैल्गमेशंस। इनफैक्ट हम इसके ऊपर एक चैप्टर भी स्पेसिफिकली समझने वाले हैं। यानी AS14 आपको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, AS14 आपको चैप्टर के साथ में कराते हैं एंड द चैप्टर इज कॉल्ड एमैल्गमेशन ऑफ द कंपनीज। तो यहाँ पे हम इस AS को डिटेल में समझते हैं। AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। नाउ आई एम वेरी मच श्योर कि आपने क्लास 12th में भी AS17 के बारे में कुछ ना कुछ समझा होगा। बेसिकली बहुत सारे स्कूल्स में प्रोजेक्ट वर्क में AS17 का काम दिया जाता है। यानी कि जहां पे एक इंडस्ट्री है, एक कंपनी है जिसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं, वो अलग अलग वेराइटी ऑफ आइटम्स में डील करते हैं, तो वहां पे हम सेगमेंट रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि काफी सारे बच्चों ने ये चीज एज अ प्रोजेक्ट अंडरटेक करा होगा अपने क्लास 12th में। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग का हम यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, किस तरह से सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, सेगमेंट्स को क्या क्या चीजें रिपोर्ट करनी पड़ती है, ये सब चर्चा हम करेंगे। उसके बाद में बच्चों आता है AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। इसको हम शॉर्ट में RPD भी कह देते हैं। सो व्हाट इज दिस AS ऑल अबाउट? Let us say there are two entities, A Limited, B Limited. So if A Limited and B Limited have done some transactions with each other, so do they require any special disclosure? क्या हमें उसको स्पेशली रिपोर्ट करना चाहिए? करना पड़ेगा if they are the related parties। अब इनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या है, ये सब हम डिटेल यहां पे समझने वाले हैं। AS19 leases। So let us say if I have a house on rent, if I have given a house on rent to someone, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए। अगर हमने कोई मशीन किसी को यूज करने के लिए दिया है, लीज पे दिया है, अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए। अगर हमने कोई मशीन लीज पे लिया तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, यानी कि बायर लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लीज में एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो पार्टीज हैं दोनों, वो अपनी अपनी किताबों में अकाउंटिंग कैसे करेंगे, कौन सी वैल्यू पर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे इन दी AS19। देन कम्स AS20 अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर के बारे में सबने सुना हुआ है, आई नो यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो EPS टर्म आपने डेफिनेटली सुना होगा। कुछ हम सुनते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, फिर जो अमाउंट बचता है वो अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स को एलोकेट कर सकते हैं। तो जो भी अमाउंट सभी को पेमेंट करने के बाद में रह जाता है
उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स एंड व्हाट वी गेट इज द ईपीएस। तो ईपीएस की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है इन द वेराइटी ऑफ सिचुएशंस, ये पढ़ना है इन AS20। देन कम्स AS22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। So on the income earned, we have to pay a certain amount of tax. So how is the tax reported? What is the deferred tax asset? What is the deferred tax liability? ये सब चीजें AS22 में आएंगी। अच्छा, आप सबने कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो देखा हुआ होगा। वहां पे नॉन करंट असेट में हेडिंग आता है डेफर्ड टैक्स असेट, ये देखा होगा आपने क्लास 12th में डेफिनेटली। और नॉन करंट लाइबिलिटी में हेडिंग आता है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। बट आई थिंक आपको उस जमाने में समझ में नहीं आया होगा सर ये क्या चीजें हैं, व्हाट इज DTA, व्हाट इज DTL, ये सब कुछ आप समझेंगे इन AS22। Then comes AS24, discontinuing operations. If you are trying to shut down an entity or if you are trying to shut down a specific area of the business, so how it is to be reported, इसको अपन पढ़ेंगे in the AS of discontinuing operations. Then comes the AS26, intangible assets। जिस तरह से हम लोगों ने tangible assets के बारे में पढ़ा AS10 in accounting पेपर नंबर 1, ऐसे हम लोग यहाँ पढ़ेंगे intangible assets के बारे में in AS26। एंड लास्ट में यहाँ पे एक और AS है AS29, provisions, contingent liability and contingent assets। ये सेम टॉपिक CA फाउंडेशन में टच किया गया था, बट यहाँ पे काफी डिटेल में होगा along with certain examples and the case studies also। तो अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, जिसके लिए इंस्टीट्यूट ने एलोकेट करे हैं 20 to 26% मार्क्स। ठीक है, 20 से 26 मार्क्स जो हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एलोकेट करे गए हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि ऑन एन एवरेज आप ये मान के चले कि 25 मार्क्स के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपको पूछे जाएंगे। कहाँ कहाँ पे पूछे जा सकते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पेपर का कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसमें डेफिनेटली AS के क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि उस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स आते हैं, वो चारों पार्ट्स ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए होंगे। ठीक है, तो आप 20 मार्क्स वहां पे गिन सकते हो। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 6 आता है उसके अंदर भी 4 से 5 पार्ट आते हैं, तो वहां पे भी एक पार्ट कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज आप ऐसा कह सकते हैं कि राउंड अबाउट 25 मार्क्स का जो वेटेज है वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एलोकेट कर सकते हैं हमारे एग्जामिनेशंस में। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ 5 से 10 मिनट दे रहा हूं जिसके अंदर आपको ये फटाफट से नोट कर लेना है। ठीक है, आप एक टेबल बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह का टेबल आपको प्रिपेयर करना है और टेबल में आपको ये सिलेबस नोट करना है। 3 कॉलम का टेबल बना देंगे। फर्स्ट कॉलम आपका हो गया सेक्शंस का, सेकंड हो गया आपका वेटेज का और थर्ड हो गया आपका कंटेंट। एंड फर्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप चाहे से AS का टाइटल पूरा पूरा ना लिखें, बट AS के नंबरिंग जरूर आप लिखेंगे। बच्चों मेरे अकॉर्डिंग ये सब चीजें लिखवाना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है आपको ये वाला काम काफी बोरिंग लगे कि सर आप ये क्या हमें नोट करवाने लग जाते हो बार बार, बट बच्चों ये बहुत ही जरूरी है। जब भी किसी नई चीज को आप शुरू करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, आपको केवल AS के नंबर लिखने हैं, कॉमा लगा लगा कर नंबर लिख लो जैसे भी आप लिखना चाहते हो, टाइटल मत लिखो, बट ये जरूर से मेंशन करें कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आपको यही नहीं मालूम होगा सिलेबस में क्या है तो आप उसका रिवीजन प्लान ढंग से क्रिएट नहीं कर पाएंगे। बट सोचो अगर आपके कॉपी के पहले पहले पेज में ये लिखा हुआ है कि अच्छा ये मेरा सिलेबस है, तो आप रिवीजन को ऑन अ टाइम बाउंड बेसिस प्लान कर सकते हो। दिस इज द मेन रीजन कि मैं सब बच्चों को ये जरूर से लिखवाता हूँ अपनी पहली पहली क्लास के अंदर। मैं उनको समझाता हूँ कि हमारा सिलेबस किस तरह का है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो सेक्शन नंबर 1 carries a weightage of round about 20 to 26%, and the title is Application of Accounting Standards, in which we have to study AS 4, 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 29।
ऑल्दो मैं आपको बताऊं कि जब मैं आपको एएस पढ़ाना शुरू करूंगा, सो आई वुड टेक एवरी एएस एज अ डिफरेंट चैप्टर। मेरी बात समझ में पा रहे हैं आप? मैं आपको एक एक एएस एक अलग से चैप्टर मानते हुए पढ़ाने वाला हूं। यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगा चलो हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का चैप्टर। नो, आई विल टीच यू ईच एंड एवरी एएस एज एन इंडिविजुअल चैप्टर, और अपन हर एएस के इंडिविजुअली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे से वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो। हर एएस का हम इंडिविजुअल अटेंटिवली उसको पढ़ेंगे। ठीक है, मेंशन किया सबने एएस के नंबर्स अपनी कॉपी में? आगे बढ़ जाएं बच्चों, सेक्शन नंबर 2 देखिएगा। सेक्शन नंबर 2 इज रिगार्डिंग द अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, द स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी अकाउंट्स। और जो यहाँ पे सेक्शन नंबर 3 है वो भी बेसिकली कंपनीज के लिए ही है, दैट इज द रीऑर्गेनाइजेशन एंड लिक्विडेशन। तो आप देखिए यहाँ पे हमें स्पेशली कंपनी अकाउंटिंग के लिए चैप्टर्स कौन कौन से कवर करने होंगे। वन इज द अकाउंटिंग फॉर ईएसओपी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स। तो आपको मालूम है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हम एज अ रेम्यूनरेशन शेयर्स भी इशू कर सकते हैं फॉर देयर सर्विसेज। तो ये शेयर्स इशू करने के लिए क्या क्या एंट्रीज होंगी, कौन कौन सी कंडीशंस इंपोज करी जाती है, कितने टाइम का शेयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इन अकाउंटिंग फॉर ईएसओपी। नेक्स्ट यहाँ पे है बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज। इफ अ कंपनी वांट्स टू रीपर्चेज द शेयर्स फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, इट इज नोन एज व्हाट, द बायबैक। तो बायबैक कितने एक्सटेंट तक अलाउड है, बायबैक होने पर आपको कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है, किस कंडीशन में बायबैक किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता, बायबैक कितने एक्सटेंट तक करना पॉसिबल है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होंगे, ये सब हम पढ़ेंगे इन द टॉपिक ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। देन कम्स द टॉपिक ऑफ इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। ठीक है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। इनफैक्ट आप मान के चलिए कि यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। इसमें बेसिकली हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास में अलग अलग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं और सबके पास डिफरेंट प्रपोर्शन है शेयर्स का, तो उनके पास कितने एक्सटेंट का वोटिंग राइट अवेलेबल होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए हमारे पास में नेक्स्ट क्या आ रहा है कंपनी अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग फॉर एमैल्गमेशन, जो आपको मैंने समझाया था। यहाँ पे आप देखिए कि हमें AS14 जो है वो एमैल्गमेशन का AS है जो हमें चैप्टर के साथ में कवर करना है, तो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे AS14। साथ में यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक भी है, सो एमैल्गमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये हम कवर करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक और टॉपिक है अकाउंटिंग इन्वॉल्व इन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो बच्चों अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो हमारे पास में
यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और ये 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अकाउंटिंग फॉर ईएसओपी, सेकंड इज बायबैक। डिफरेंशियल राइट्स को चैप्टर मानता ही नहीं हूं, ये तो एक छोटा सा टॉपिक है जो अपन कहीं पे भी कवर कर सकते हैं। अमेलगमेशन ये मेरे लिए एक थर्ड टॉपिक होता है। फोर्थ इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड फिफ्थ इज द लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो ये मेरे लिए 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसका वेटेज अगर आप एग्जामिनेशन में देखेंगे इट इज 33 to 38%। अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ वेटेज इज एलोकेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। 33 से 38%, यानी कि आप कम से कम मान के चलें तो हम 35 मार्क्स का जो वेटेज है ऑन एन एवरेज इसको एलोकेट कर सकते हैं। तो 5 चैप्टर्स और 35 मार्क्स का वेटेज, अगर एवरेज भी निकाला जाए पर चैप्टर तो 7 मार्क्स, एंड 7 मार्क्स मीन अ लॉट इन अवर सी एग्जाम्स, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, एक एक नंबर के पीछे हमारी रैंक रह जाती है, एक एक नंबर के पीछे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो सवाल है बच्चों 7 मार्क्स का एक चैप्टर का और कुल मिलाकर राउंड अबाउट 35 मार्क्स। तो ये वाला जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए। ओके, नोट करें जरा इसको फटाफट से। सेक्शन नंबर 2A and 2B, that is cumulatively of on an average 35 marks, बट अगर बहुत स्पेसिफिकली देखा जाए तो 33 से 38%। ये टॉपिक्स आपको नोट करना है यहाँ पे सारे के सारे। चैप्टर्स के नेम मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं जो आपको नोट करने हैं अपनी कॉपीज में।
हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज माय सेक्शन नंबर 3 दैट इंक्लूड्स द टू चैप्टर्स बैंकिंग कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। दोनों में डिफरेंस क्या है? HDFC बैंक बैंकिंग कंपनी है, बट मुथूट फाइनेंस इज व्हाट? इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो बैंकिंग कंपनीज में अपनी अकाउंटिंग किस तरह से करी जाती है, ये हम समझने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे सिलेबस का, बैंकिंग कंपनीज का टॉपिक, जो आपको आगे जाके काफी हेल्प करेगा। आपकी इंटर्नशिप के अंदर आपको काफी हेल्प देने वाला है चैप्टर। आगे जाके सीए फाइनल में जब आप पढ़ेंगे ऑडिट, तो वहां पे भी आपको इस चैप्टर का बहुत बेनिफिट मिलेगा। बैंकिंग कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अगर आप क्यूमुलेटिवली देखेंगे यहाँ पे, तो 12 से 16% का यहाँ पे जो वेटेज है एलोकेट करा गया है। एवरेज अगर देखें तो 14 मार्क्स हम मान के चल सकते हैं, यानी कि 14 मार्क्स का 2 चैप्टर आपको पूछेंगे। अगेन अगर हम एवरेज देखें तो पर चैप्टर यहाँ पे 7 मार्क्स का एवरेज फिर से आ चुका है, क्योंकि इसमें 2 टॉपिक्स हैं, ठीक है, बैंकिंग कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हमारे सिलेबस का आखिरी सेक्शन, सेक्शन नंबर 4, दैट इज अगेन ऑफ 25 to 30%। ऑन एन एवरेज वी कैन से इट इज राउंड अबाउट 28 मार्क्स। सो 28 मार्क्स 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एलोकेट करे गए हैं, और ये टॉपिक्स काफी बड़े बड़े हैं। एक है कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, यहां पे भी हम कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे, बट उसका जो लिस्ट है आपको ऊपर गिवन नहीं है। जब टॉपिक को शुरू करेंगे आपको बताऊंगा मैं इसमें कौन कौन से एएस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो सीएफएस मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूं, कंसोलिडेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड एट द सीए फाइनल लेवल। इनफैक्ट हम जो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ग्रुप 2 में, ये आपको सीए फाइनल में ही पढ़ने को मिलेंगे, और भी एडवांस्ड वर्जन में। जैसे कि ये जो टॉपिक है अबाउट द कंसोलिडेशन, ये आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में। आप अमेलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये सभी पढ़ेंगे सीए फाइनल में, ठीक है। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे क्यों दिए गए हैं? जिससे आप जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे समझें, और जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो आप सीए फाइनल में जाके पढ़ें, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। उसके बाद में है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। ये आपका फेवरेट है बच्चों, पार्टनरशिप काफी समय से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, सीए फाउंडेशन में आपने पढ़ा, 12th के अंदर भी आपने पढ़ा, और अब यहाँ पे फिर से हम लोग सीए इंटर के लेवल पे भी पार्टनरशिप फर्म्स को पढ़ेंगे। बट यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म्स का आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब नहीं समझना है। आपको समझना है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, जहां पे हम लोग ये समझेंगे कि जब फर्म को शट डाउन किया जाता है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरह से करी जाएगी, किस तरह से अपन असेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं, जिसका बेसिक आपने डेफिनेटली 12th में पढ़ा होगा। बट यहाँ पे हम थोड़ा एडवांस्ड वे के अंदर पढ़ेंगे बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग एमेलगमेशन ऑफ फर्म्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कि अगर 2 फर्म्स आपस में मर्ज होती है तो उसके लिए अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी, या फिर एक फर्म ने अपना बिजनेस किसी और फर्म को सेल कर दिया या किसी कंपनी को सेल कर दिया, तो उसका अकाउंटिंग कैसे करा जाएगा वो हम समझेंगे। अगर हमने अपनी फर्म को किसी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी वो भी यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। तो बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं, वेराइटी ऑफ टॉपिक्स आर देयर इन द मेन टॉपिक ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, ठीक है। तो अब देखिए, एक तो यहाँ पे आ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, उसके अलावा आ रहा है एमेलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी, एंड सेल टू अ कंपनी, ठीक है। तो ये हमें इंडिविजुअल यहाँ पे टॉपिक समझने हैं। चैप्टर बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, बट हम कह सकते हैं कि लेंथ ज्यादा हो गई, ठीक है ना, टॉपिक्स काफी ज्यादा हो गए। बट अगेन अगर आप देखें तो काफी अच्छा वेटेज एलोकेट करा गया है, 25 से 30%। ऑन एन एवरेज हम 28% कह सकते हैं। और अगर 28% का वेटेज मान के चलें तो आप देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज जो वेटेज है वो 14 मार्क्स का हो गया। 14 मार्क्स का अपन कह सकते हैं कंसोलिडेशन, एंड 14 मार्क्स के हम क्या मान सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। यानी कि आप देख सकते हैं ग्रुप 2 में जो एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, यहाँ पे चैप्टर्स के जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। और ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप देखिए चैप्टर्स ही बहुत छोटे मोटे से कम कम चैप्टर्स हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफी लेंदी होने वाले हैं हमारे लिए, स्पेशली एमेलगमेशन का टॉपिक, द टॉपिक ऑफ कंसोलिडेशन, ये बहुत ही लेंदी टॉपिक्स हैं, समझने में देर लगती है, तो इनको हम पहले करेंगे, ठीक है। और जो सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं
जो हर बच्चा करना चाहता है और इजीली हर कोई कर लेता है, उसको हम बाद में करेंगे। यानी कि जो मैं आपको ये सिलेबस है वो रिवर्स गियर में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, आमतौर पे हर टीचर आपको शुरुआत कराएगा बैंकिंग कंपनी से या बहुत ही सिंपल चैप्टर से। मैं आपको सिंपल से नहीं करवाने वाला हूं शुरुआत, मैं टफ चैप्टर यहां पहले उठाने वाला हूं। एमएलगेमेशन ऑफ कंपनीज हम सबसे पहले उठाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही धांसू टॉपिक है और आपको बड़ा मजा आने वाला है पढ़ने के अंदर। एंड इसको पहले उठाने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर हम पहले टफ टफ टॉपिक्स पढ़ेंगे तो अभी हम क्या है, काफी मोटिवेटेड है, नया सिलेबस शुरू कर रहे हैं, नई शुरुआत है, तो आप भी काफी गियर्ड अप हैं, आप भी काफी एक्साइटेड हैं। तो इस एक्साइटमेंट के अंदर आप टफ चीज को इजीली समझ लेंगे। बट अगर मैं इसको बाद में कराऊंगा तो फिर आपको ऐसा फीलिंग अगर सर लेवल बहुत हाई हो गया, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग के अंदर बहुत सिंपल चैप्टर्स को ले लूंगा तो फिर आपका सोच बन जाएगा सर हमको बिल्कुल इस तरह से ही सिंपल 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 पढ़ना है। बट नहीं, हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम शुरुआत करेंगे टफ से और फिर रिवर्स में आते हुए हम बहुत इसको आसान कर देंगे। ठीक है, ओवरऑल ये जर्नी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि मैं कोई भी चीज आपको रटवाने नहीं वाला हूं। हर चीज के पीछे कोई ना कोई जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व है, उस कॉन्सेप्ट को अपन समझेंगे बहुत इन डेप्थ। ठीक है, रटने वाला काम करना नहीं है, क्रैमिंग अपन करेंगे नहीं, क्योंकि हमें ये सोचना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, वी शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट, बिकॉज 85 मार्क्स का अपन मिनिमम टारगेट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। एंड आई वॉन्ट कि सारे के सारे बच्चे इस टारगेट को अचीव करें इजीली। राइट, तो बच्चों फटाफट से नोट कर लीजिए अपने आखिरी दो सेक्शंस, जिससे हमारा ये जो सिलेबस का इंट्रो पार्ट है, वेटेज पार्ट है, वो खत्म हो जाए। जल्दी से नोट करेंगे सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। चलिए जी, नोट कर लिया है क्या क्या टॉपिक्स है सेक्शन नंबर 3 में एंड 4 में, आपने नोट कर लिए हैं? जो भी मैंने हाईलाइट करा है केवल आपको वही नोट करना है, बाकी सब पंचायत आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। कुछ बच्चे अक्सर ये पूछते हैं एंड में आते आते
स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, पढ़ लेते हैं सब कुछ, एंड में आके पूछते हैं सर हम कुछ छोड़ सकते हैं क्या। बच्चों मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं दूंगा कि यहाँ पे आप कुछ छोड़कर जाइए। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए सिलेबस है ही बहुत छोटा, इसमें कुछ छोड़ने लायक है ही नहीं। और छोड़ेंगे तब जब चैप्टर्स काफी ज्यादा होते और वेटेज कम होता। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास, अगर मैं एएस को रिमूव कर देता हूं, अगर मैं एएस का पार्ट रिमूव कर दूं और अगर मैं एएस के 25 नंबर हटा दूं, तो मेरे पास 75 मार्क्स को तैयार करने के लिए, देखिए 75 मार्क्स की तैयारी के लिए मेरे पास में कितने चैप्टर्स हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो हमारे पास सेक्शन नंबर 2 में कितने चैप्टर्स हैं। सेक्शन नंबर 2 में है 5 चैप्टर्स। ठीक है, आपको मैंने पहला बताया था यहाँ पे ईएसओपी, दूसरा आपको मैंने बताया बायबैक, डिफरेंशियल राइट्स चैप्टर नहीं है मेरे लिए, एमैल्गमेशन चैप्टर नंबर 3 है, रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एंड चैप्टर नंबर 5 इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। तो सेक्शन 2 में निकल कर आए 5 चैप्टर। सेक्शन नंबर 3 में अगेन 2 चैप्टर निकल कर आए, बैंकिंग कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, चैप्टर्स हो गए मेरे 7। और उसके अलावा सेक्शन नंबर 4 में फिर से 2 अलग अलग चैप्टर्स निकल कर आए हैं, एक है कंसोलिडेशन और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। तो बच्चों कुल मिलाकर चैप्टर्स का काउंट क्या हुआ, 9 चैप्टर्स ही तो हैं। एज कंपेयर टू अकाउंटिंग वेयर देयर आर मेनी चैप्टर्स, यहाँ पे देयर आर ओनली 9 चैप्टर्स and 9 chapters are giving us a weightage of 75 marks. I think ये बहुत ही foolish decision होगा सोचना कि सर हम कुछ यहाँ पे ड्रॉप करना चाहते हैं, कुछ छोड़ना चाहते हैं। I wouldn't advise on this fact because if you look at the weightage 75 marks for 9 chapters, अगर यहाँ पे एवरेज भी निकाला जाए हर चैप्टर का तो भी आप देखिए कम से कम 8 नंबर का एवरेज निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब लीविंग अ सिंगल चैप्टर will put us a risk of losing 8 marks। ठीक है, 8 नंबर कोई भी खोना नहीं चाहता है। यहाँ पे 8 नंबर एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पास और फेल का यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है 8 नंबर की वजह से। सो फ्रॉम माई साइड मैं आपको आज क्लास के पहले दिन ही बोल देता हूं, क्योंकि मैं आगे जाके इस चीज पर डिस्कशन नहीं करूंगा। डो नॉट ट्राई टू लीव एनीथिंग, कंप्लीट द होल सिलेबस। हाँ, आप डेफिनेटली पेपर जब हम हमारे सामने आएगा तो आपको मालूम है कि जो हमारा पेपर का पैटर्न है वो किस तरह से रहता है। हर सब्जेक्ट का कॉमन है, 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 में से आपको 5 आंसर करने होते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन होता है। वहां पे आप एग्जाम में जब पेपर खुलेगा तब आप चॉइस कर लेना कि आपको किस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं करना, बट पहले से अधूरी तैयारी करके मत जाइए। आप प्रिपेयर सब कुछ करेंगे, सभी चैप्टर्स को ढंग से पढ़ेंगे, लॉजिकली पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर जब एग्जाम में अपियर करेंगे तब आप सोच लेना कि आपको क्या चीज अब छोड़नी है पेपर लिखते समय, बट तैयारी हमेशा पूरी करके जाएं। बिकॉज कुछ बच्चे क्या करते हैं, एडवांस में ही सोच लेते हैं कि सर हमको ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। अब मान लीजिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपने किसी चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करा और उस चैप्टर से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, आपने कभी भी उसको पहले सॉल्व नहीं करा, वह बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन अराइज हो गया, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, प्लस आप एक चैप्टर छोड़कर चले थे पहले से, तो आपके साथ क्या होगा, जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो डूब गया। तो इसलिए हमेशा अपने सामने सारे के सारे ऑप्शंस को ओपन रखिए। अगर आप सारे के सारे चैप्टर्स ढंग से पढ़कर जाएंगे तो आप एग्जाम में पेपर लिखते समय एक वाइज डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कौन सा चैप्टर अब छोड़ना है पेपर को लिखते समय। ठीक है, बट अगर कुछ प्रिपेयर ही नहीं करके गए तो आपके पास फिर चॉइस का मतलब रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने तो पहले ही एक चैप्टर कवर अप नहीं किया था। ओके, बट यस डेफिनेटली अगर आप उन कैटेगरी के बच्चों में से हैं जो बहुत ही लिमिटेड तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, पास होने के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, देन इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू, क्या छोड़ना है आपको, ये सब आपके ऊपर रहेगा, मैं एडवाइस नहीं करूंगा। राइट, तो ये चीज हमारी बहुत क्लियर है कि हमें सब कुछ करके जाना है। एंड इनफैक्ट जैसा आपको मैंने पहले भी कहा, हम तो पढ़ाई भी इस तरह से करने वाले हैं कि टफ चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे और सिंपल सिंपल चैप्टर्स को बाद में कवर करेंगे। ओके, नाउ कम्स अनदर एरिया कि सर हमें रेगुलर बेसिस पे कितना अटेंशन देना है एडवांस अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो बच्चों यूजुअली मैं यही बोलता हूं कि जब भी हमारी क्लासेस हैं तो हमारी जो क्लास का ड्यूरेशन होता है लगभग 1.5 आवर से 2 आवर्स का रहता है।
तो वो तो आपको देना ही है डेफिनेटली, बहुत ध्यान से। ऐसा नहीं कि आप मेरी क्लास में आ रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है और लॉस्ट इन सम अदर वर्ल्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल अटेंशन देकर पढ़ना है एक एक चीज को। उसके अलावा घर पे कितना पढ़ाई करना है, तो जब हमारी क्लासेस चल रही हैं तो उस दौरान तो आपको डेफिनेटली डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप होमवर्क करके लेकर नहीं आएंगे तो आप अगली क्लास में कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो होमवर्क करना एसेंशियल पार्ट है, और अगर मैं किसी क्लास में होमवर्क नहीं देता हूं तो आपको डेफिनेटली जो हमने कराया उसी को रिवाइज करना है। बिकॉज जो मेरे चैप्टर के शुरुआत की क्लासेस होती हैं उसके अंदर मैं होमवर्क नहीं दे पाता हूँ। रीजन बीइंग हम अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो बच्चों उस दौरान केवल आपको क्या करना है, जो मैंने थ्योरी लिखवाई है उसको रिवाइज करके आना है, ठीक है। तो कम से कम ये मान के चलिए कि घर पे आपको 2 से ढाई घंटा अकाउंट्स को एलोकेट करना है व्हेन वी आर स्टडिंग, ठीक है, व्हेन वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। तो आपको ये मान के चलना है कि 2 से ढाई घंटा आपको स्पेशली डिवोट करना है इनिशियल टॉपिक्स के लिए, क्योंकि जो हमारे इनिशियल टॉपिक्स हैं हल्के से टफ रहने वाले हैं। फिर जैसे ही हमारे ये जो टफ चैप्टर्स हैं खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद अगर आप चाहें टाइम को कम कर सकते हैं, और वो आप अपना आप ही कम करना चाहेंगे। रीजन बीइंग आपको बर्डन बहुत कम लगेगा इस सब्जेक्ट का, इसीलिए मैं टफ टॉपिक्स को पहले लेने वाला हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद जब रिविजन करेंगे, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप सब्जेक्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, कितना टाइम इसमें एलोकेट करना चाहते हैं। ये आपका खुद का डिसीजन रहना चाहिए। और डेफिनेटली बच्चों को मैं यही बोलता हूं कि आप कभी भी 8 सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज नहीं कर सकते हो। तो प्रॉपर प्लानिंग करिए, उसको डिवाइड करिए ऑन ऑल्टरनेट डेज। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि हम ग्रुप 1 को रिवाइज करेंगे ऑन मंडे ऑल्टरनेट डेज, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। और हम ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे ग्रुप 2 के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस तरह से करना है। कुछ बच्चे मिक्सअप करके करते हैं, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के लिए लिए, 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 के लिए लिए, वो सब आपकी चॉइस है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि इनिशियल लेवल से आपको कितना टाइम डिवोट करना चाहिए। दैट इज ओनली 2 to 2.5 आवर्स इन द इनिशियल चैप्टर्स, और फिर लेटर ऑन आप इस टाइम को अपने अकॉर्डिंग वेरी कर पाएंगे, ठीक है। रही बात पेपर के पैटर्न की, तो आई थिंक ये सब चीजें आपको पहले से मालूम है कि 6 क्वेश्चंस आएंगे। मैंने अभी आपको कहा भी था ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जो अकाउंट्स के अंदर ओनली किसको बिलोंग करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ये फिक्स्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें आपको अलग अलग 4 पार्ट्स गिवन होंगे और चारों पार्ट्स कंपलसरी होंगे। यू कैन नॉट ड्रॉप एनीथिंग, यू डोंट हैव द ऑप्शन टू लीव इट। अगर आपने लीव कर दिया तो आपके 20 मार्क्स हैव गॉन, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हैं, उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन आप कौन से चूज करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपको सबसे ज्यादा स्ट्रांगली चैप्टर कौन सा आता है, और वो तो डेफिनेटली आपको पेपर देखने के बाद ही मालूम चलेगा। या फिर रिवीजन के दौरान आपको ऐसा लगता है कि सर चैप्टर बहुत टफ है, शायद मुझसे ढंग से नहीं हो पाएगा, तो अगेन आपके पास एक चॉइस बहुत क्लियर होगा कि उस चैप्टर का जो क्वेश्चन है आप सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी चैप्टर्स का आप सॉल्व करना चाहेंगे, राइट। तो बच्चों बस यही सब कुछ है एडवांस अकाउंटिंग के बारे में। जैसा आपको मैंने कहा था कि आज की क्लास के अंदर हम इंट्रो ले रहे हैं सब्जेक्ट का एक फील ले रहे हैं। तो वो मैंने यहाँ पे कोशिश करी है कि आपको मैं समझा पाऊँ कि टॉपिक्स क्या क्या हैं, उनका वेटेज क्या है और डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो डिफिकल्टी लेवल की जहाँ तक बात है, एमैल्गमेशन एंड कंसोलिडेशन, दीज आर दी ओनली एंड ओनली डिफिकल्ट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। और आई थिंक आपका भी यही सेम ओपिनियन रहेगा इस पूरे सिलेबस को फिनिश करने के बाद में। और डिफिकल्ट भी ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डिफिकल्ट है, हो ही नहीं पाएगा, नहीं ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे डिफिकल्टी की बात कर रहा हूं इन कंपैरिजन टू द अदर टॉपिक्स एंड इन कंपैरिजन टू द टॉपिक्स इन अकाउंटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग के कंपैरिजन में और एडवांस अकाउंटिंग के बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में एमैल्गमेशन ऑफ कंपनीज एंड कंसोलिडेशन इज अ स्लाइट टफ टॉपिक, ठीक है। बट अगेन वी विल ट्राई कि हम इसको पूरे लॉजिक से पढ़ें, बहुत इसको टाइम देते हुए पढ़ें, ठीक है, जिससे आपको परेशानी ना आए। एंड हम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे आपके जो फंडामेंटल्स हैं काफी स्ट्रांग हो जाएं। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, हमें यहाँ पे सब कुछ बहुत ढंग से पढ़ना है, आराम आराम से करना है। क्लासेस अगर ज्यादा भी हो जाएंगी कोई चिंता वाली बात नहीं है, बट कोई भी चीज हमें हल्के में लेके नहीं चलनी, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले से ये बात क्लियर कर दी है, हर चैप्टर का काफी अच्छा वेटेज है और हमें कोशिश करना है कि हम यहाँ पे 85 मार्क्स का टारगेट लेकर चलें।
ओके, सो आई थिंक सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई हैं जो भी आपके सब्जेक्ट को लेकर रहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, अमेलगमेशन ऑफ कंपनीज का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। टिल देन stay motivated and always study on a regular basis. See you all very much soon. Bye bye.